नमस्कार दोस्तों, टीचअप चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करना सीखेंगे। दोस्तों गोलीय दर्पण में दो प्रकार के दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो दोस्तों पहले हम लोग अवतल दर्पण में फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करना सीख लेते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग उत्तल दर्पण के बीच देखेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखेंगे और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ दे रखा है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या, इस दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना है। ऐसे हम लोग दोस्तों जानते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध F = r/2 होता है। यहाँ पर दोस्तों F और R दो बातें आ रही है, जिसको हम लोग F को फोकस दूरी और R को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इस दोनों बातों को दोस्तों हम लोग कैसे समझेंगे, उसके लिए बात अवतल दर्पण की हो रही है, इसीलिए पहले दोस्तों हम लोग एक अवतल दर्पण बनाएंगे। दोस्तों ये अवतल दर्पण है, इसमें हमको दिखाना है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, दोनों को दोस्तों यहाँ पर हम दिखा देते हैं। ये दोस्तों पोल हो जाएगा ध्रुव, ये मुख्य फोकस हो जाएगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इसको दोस्तों P से F के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी और P से C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इस दोनों के बीच में दोस्तों हमको संबंध स्थापित करना है। उससे पहले कि दोस्तों जो अवतल दर्पण में नॉर्मली जो परावर्तन का नियम पढ़े थे, नॉर्मल हम वस्तु का परावर्तन कराएंगे। दोस्तों क्या है, ये मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस के समांतर दोस्तों किसी भी सोर्स से रे ऑफ लाइट चलती है, चल करके दर्पण से टकरा कर दोस्तों मुख्य फोकस से गुजर जाती है। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई M1 और M कोई दर्पण है और ये कोई दोस्तों पॉइंट है। मान लेते हैं कि A और B कोई रे ऑफ लाइट है जो कि चला और मुख्य फोकस से दोस्तों गुजर गया। ऐसा करने से दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर दोस्तों प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। जब प्रकाश के परावर्तन का नियम दोस्तों हम लोग नॉर्मली पढ़े थे, कहीं भी दोस्तों अगर प्रकाश का परावर्तन मान लेते दोस्तों कि सरफेस है ना, इस पर कोई रे ऑफ लाइट आया, आ करके दोस्तों यहाँ से परावर्तन हो गया, तो यहाँ पर बीच में नॉर्मल होता है और एंगल I और एंगल R दोनों यहाँ पर एंगल बनता है। सिमिलरली दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पर कोई रे ऑफ लाइट आपतन कोण F से परावर्तन हो गया और ये दोस्तों एक इसका अभिलंब हो जाता है, जिसको नॉर्मल बोलते हैं, ये अभिलंब हो गया। इस प्रकार ऐसा करने से दोस्तों यहाँ पर दो एंगल बन रहा है। दोस्तों ये एंगल I हो जाएगा और ये एंगल R हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दो बात देखने को मिल रहा है। एक दोस्तों ये है कि प्रकाश परावर्तन के नियम से एंगल I और एंगल R दोनों बराबर है। एक ये भी बात देख रहे हैं कि दोस्तों ये मुख्य अक्ष के समांतर जो रे ऑफ लाइट गई है, ये दोनों पैरेलल है और ये लाइन दोस्तों जो B और F जो लाइन क्रॉस की है, ये दोस्तों एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों एंगल R भी बराबर होगा। अगर ये एंगल I होगा तो ये भी एंगल I होगा। ये दोस्तों एकांतर कोण होने के कारण यहाँ पर दो कंडीशन हो रहा है। दोस्तों इसमें मुख्यतः दो बात ही आपको ध्यान रखना है। एक परावर्तन का नियम जिससे एंगल I और एंगल R बराबर हुआ, दूसरा दोस्तों एकांतर कोण के कारण ये दोनों लाइन AB और CP दोस्तों पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो एंगल I और एंगल I मतलब एकांतर कोण दोनों का दोस्तों क्या होगा, बराबर होगा। इस प्रकार दोस्तों जो मेरा इक्वेशन आ रहा है, उसी इक्वेशन को दोस्तों हम लोग मैथमेटिकल भाषा में लिखेंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों पहले हम लोग परावर्तन के नियम से देख लेते हैं। यहाँ पर जो वस्तु का परावर्तन हो रहा है उस हिसाब से दोस्तों देख रहे हैं कि क्या हुआ। परावर्तन के नियम से दोस्तों पहले दोस्तों सारी बातों को आप समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम एक बार आपको एज ए एग्जामिनेशन पर्पज से फिर आपको बता देंगे। परावर्तन के नियम से यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है कि एंगल I और एंगल R बराबर है। एंगल I को दोस्तों हम क्या डिनोट करते हैं दोस्तों, ABC, यानी एंगल I बराबर एंगल R होगा, जिसको हम लिख सकते हैं एंगल ABC। दोस्तों ये वाला एंगल ABC होगा और ये एंगल R जो होगा CBF होगा, बराबर एंगल CBF हो जाएगा। इसको दोस्तों इक्वेशन 1 मान लीजिए।
दूसरा दोस्तों बताया है आपको दोस्तों ए बी और सी पी पैरेलल होगा और बी एफ ट्रांसवर्सल होगा, तो यहाँ पर एंगल दोस्तों आई और एंगल आई यानी दोनों एकांतर कोण बराबर होगा। अगर दोस्तों इस एंगल को डिनोट करना तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू दोस्तों इस एंगल को लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ। दोस्तों ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं एकांतर कोण के कारण। दोस्तों इसको ध्यान से आपको समझा देते हैं एकांतर कोण। दोस्तों इस नियम को अगर आप नॉर्मली देखते हैं, कोई भी दो लाइन ये पैरेलल है, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दोस्तों एकांतर कोण मतलब ये अंतः एकांतर कोण ये दोस्तों दोनों एंगल क्या होता है, बराबर होता है। सिमिलर दोस्तों यहाँ पर वही बात की किया गया है, एंगल आई और एंगल आई दोनों क्या है, बराबर है। इसको हम लोग एकांतर अंतःकोण कहते हैं। अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पर दोस्तों एंगल ABC इसके बराबर है, फिर एंगल EBC इसके बराबर है। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए हम दोस्तों यहाँ पे एंगल CBF इक्वल टू एंगल BCF लिख सकते हैं। हम लोग दोस्तों इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों इसमें यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है BCF। दोस्तों इस प्रकार जो BCF ट्रायंगल बन रहा है, इसको ध्यान से देखने के बाद दोस्तों ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दोस्तों एंगल आया है मेरा जी। दोस्तों यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जो मेरा इक्वेशन आया है, जिसमें दिखाया गया है कि एंगल CBF इक्वल टू BCF है। अर्थात दोस्तों हम लोग ध्यान से देखेंगे इस एंगल में, तो एंगल CBF दोस्तों देखिए यहाँ पर CBF यानी कि एक इस एंगल के बारे में कहा जा रहा है, और एंगल BCF और BCF और इस एंगल के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों एंगल दोस्तों क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग दोस्तों ट्रायंगल में पढ़े हैं कि जब दोनों एंगल बराबर हो तो इस एंगल के सामने वाला दोस्तों ये साइड और इस एंगल के सामने वाला ये साइड, ये दोनों साइड दोस्तों क्या होगा, बराबर होगा। इसी बात को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल दोस्तों क्या बना ट्रायंगल मेरा, BCF, इन ट्रायंगल BCF, या दोस्तों इसको हम हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज BCF में। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज BCF में देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर दो एंगल बराबर हो गया, जो कि हमारे दो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद दोस्तों ये आया है। अर्थात अब इसके सामने वाला ये साइड, इसके सामने वाला ये साइड, ये दोनों दोस्तों बराबर होगा। इसी बात को हम लिख सकते हैं कि BF इक्वल टू CF। यहाँ पर दोस्तों BF इक्वल टू CF, इसको दोस्तों इक्वेशन हम 3 मान लिए। यहाँ दोस्तों मैंने देखा कि CF तक हम सॉल्व कर लिए हैं, यहाँ पर PF के बीच में कुछ रिलेशन आना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों क्या होता है, BP के दोस्तों माना दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है दोस्तों, ये इसका द्वारक हो जाएगा, ये दर्पण ये दोनों समझिए कि काफी छोटा है, इसीलिए BP के बहुत नजदीक होगा, यानी निकट होगा। इसलिए दोस्तों यहां हम लिख सकते हैं BF इक्वल टू PF। इस बात को दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि BF दोस्तों ये पॉइंट से हम लेते हैं तो BF और PF दोनों क्या है दोस्तों, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि बहुत छोटा होने के कारण दोस्तों द्वारक मतलब इसकी चौड़ाई जो है दर्पण के छोटा होने के कारण, बहुत छोटा होने के कारण दोस्तों ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। यानी हम BF को PF के बराबर लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसी को हम दिखाए BF इक्वल टू PF, ये दोस्तों इक्वेशन कितना हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 4 ले लेते हैं। यहाँ दोस्तों हम लोग इक्वेशन 3 और 4 से सॉल्व करेंगे, है ना। इक्वेशन यानी कि समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि BF इक्वल टू CF है, फिर यहाँ BF इक्वल टू PF है, अर्थात CF जो है PF के बराबर हो जाएगा, अर्थात CF इक्वल टू PF दोस्तों हो जाएगा। यहाँ दोस्तों समीकरण 3 और 4 से CF इक्वल टू PF, अब इमेज में देखने से यहाँ दोस्तों हम लोग PC इक्वल टू यानी कि PC इक्वल टू हम लोग CF प्लस PF लिख सकते हैं। उसी बात को दोस्तों यहाँ पर लिखे हैं
PC इक्वल टू CF प्लस PF। जब PC की डिस्टेंस दोस्तों यहाँ पर R से डिनोट किए हैं, जो कि वक्रता त्रिज्या है, R लिख दिए, और PF फोकस दूरी जो F होता है, और CF PF के बराबर है, इसीलिए हम लोग PF को भी F लिख सकते हैं। अर्थात R इक्वल टू F और F 2F और F इक्वल टू R/2। दोस्तों हमको यही साबित करना था। दोस्तों हम लोग F इक्वल टू R/2 साबित करना सीख गए हैं, लेकिन इसी प्रश्न को परीक्षा में यानी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपतन दर्पण में सिद्ध करें कि F इक्वल टू R/2। तो दोस्तों इसको हम लोग सिस्टमेटिक ढंग में लिखना है। तो जो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन फिगर के हिसाब से किए हैं, उसी बात को दोस्तों अपने शब्दों में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को लिखना है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल आपको समझा चुके हैं वो सेम टू सेम रहेगा। इसी बात को दोस्तों हम लोग एक अवतल दर्पण बना करके इस फिगर को बना लेंगे, और इसके बारे में जो जो दोस्तों हम लोग यहाँ पर काम किए उसको अपने भाषा में लिख लेंगे। दोस्तों इसमें लिखेंगे क्या कि माना कि M डैश एक अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव दोस्तों P और वक्रता केंद्र C है। ए भी एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष PC के समांतर है तथा निकट है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है, साथ ही CB को मिला दिया जो अभिलंब है। दोस्तों जो काम दोस्तों हम लोग यहाँ पर किए हैं उसी चीज को अपने भाषा में लिख दिए हैं। इसमें कहीं से कोई दोस्तों कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ से दोस्तों AB प्रकाश किरण है, मुख्य फोकस से गुजरा है ना। उसके बाद दोस्तों यह अभिलंब बना, तो अभिलंब को C से B को मिला दिए। इस प्रकार दोस्तों मिलाने के बाद हमको जो फिगर बनता है, इसमें दोस्तों कुछ बातें आप आराम से लिख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल I और एंगल R के बारे में लिख सकते हैं कि एंगल ABC आपतन कोण है और एंगल CBF परावर्तन कोण है। यहाँ दोस्तों फोकस दूरी भी देख लेते हैं, P से F के बीच को फोकस दूरी और P से C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या यानी कि PC इक्वल टू R होगा। इसी बात को दोस्तों फिर हम परावर्तन के नियम से जो आपको इक्वेशन समझाए हैं सेम वही काम करना है। परिवर्तन के नियम से दोस्तों दो यहाँ से आपको एंगल ये आ जाएगा, एंगल ABC इक्वल टू एंगल CBF, इक्वेशन 1 हो जाएगा। एकांतर कोण से दोस्तों एंगल ABC और एंगल BCF इक्वेशन 2 आ जाएगा। इस दो इक्वेशन से दोस्तों एक नया बनकर आता है एंगल CBF इक्वल टू BCF। दो एंगल दोस्तों बनता है जो कि आराम से फिगर में देख दोस्तों, ये दोनों एंगल CBF इक्वल टू BCF एक ट्रायंगल में है दोस्तों, आराम से हम इस फिगर में देख सकते हैं। ये ट्रायंगल BCF के अंदर दोस्तों दोनों एंगल है, एंगल R और एंगल I है, जिसको हम लोग डिनोट यहाँ पर किए हैं एंगल BCF है ना इक्वल टू एंगल CBF। यहाँ पर देख रहे दोस्तों एंगल B, यहाँ दोस्तों फिगर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है एंगल BCF यानी ये एंगल और ये एंगल यानी कि CBF। जब ये दोनों एंगल दोस्तों बराबर होगा, इसके सामने वाला भुजा BF और CF दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसी बात को दोस्तों हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि BF इक्वल टू CF इक्वेशन 3 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों एक बात और दिखाया गया है कि ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होने के कारण P जो है B के काफी निकट है, इसीलिए दोस्तों हम CF PF के बराबर लिख सकते हैं। तो तीसरा इक्वेशन दोस्तों के बाद यहाँ पर चौथा इक्वेशन जो बनता है BF इक्वल टू PF इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब दोस्तों 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर FC इक्वल टू CF FC इक्वल टू PF हो जाएगा। और फिर यहाँ पर मुख्य अक्ष PC है जिसको हम लोग CF है ना, PC को CF प्लस PF लिखेंगे, जहां पर PF फोकस दूरी है F हो जाएगा और PF CF के बराबर है, इसीलिए हम CF की जगह भी F लिख देंगे। F 2F हो जाएगा यानी R इक्वल टू 2F और F इक्वल टू R/2। दोस्तों इस सारे प्रश्नों को आप आराम से स्क्रीनशॉट या लाइन बाय लाइन नोट कर सकते हैं। इसको दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं फिगर के साथ। इस पार्ट को दोस्तों इस प्रकार जो है कि आप नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये खत्म हो गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर समझ में आ गया हो तो निश्चित तौर पर इसको लाइक और कमेंट भी दोस्तों करेंगे। धन्यवाद।